वही खबर संभल से आ रही है, जहां पर हिंसा के दौरान 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हम आपको बता दें कि एसडीएम के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि एसडीएम के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस ने भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, ये बयान आया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग भी की और 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान में यह भी कहा गया है कि भीड़ मस्जिद में जाना चाहती थी। संभल में धारा 163 लागू कर दी गई है और पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश भी की। 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के फोटो सर्कुलेट किए जा रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से अब पूर्ण शांति माहौल है, ये भी कहा गया है। संभल से सपा सांसद जियारुर रहमान पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सपा सांसद पर 2 थानों में 7 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। संभल विधायक के बेटे सुहेल पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप है। सुहेल पर हिंसा की साजिश रचने का भी आरोप है। तो पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ा बयान आया है और पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे एसडीएम रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। सीओ संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें एसडीएम संभल, ईओ संभल, सीओ संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पाँव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अखंड प्रताप शाही इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अखंड, फिलहाल बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। बिल्कुल, ये बहुत सख्त कार्रवाई है और जाहिर सी बात है कि इसके जो भी साजिश की बात जो कही जा रही थी, वो अब साजिश की बात पुलिस भी ये मानने लगी और पुलिस ने उसे पुख्ता इंतजाम के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ अब उसको आरोप भी लगाया है, आरोपी भी बनाया है। जियाउर रहमान बर्क और जो संभल के सपा विधायक हैं इकबाल महमूद के बेटे, उनको आरोपी बनाया है और इन दोनों लोगों पे आरोप लगाया है कि इन लोगों ने भड़काया है, बाकायदा एक साजिशन भड़काया है। पहले भी इनको नोटिस दी गई थी, नोटिस का इन्होंने पालन नहीं किया कि इन्हें इस तरीके के भाषण नहीं देने हैं, और बावजूद इसके ये बताते हुए कि जामा मस्जिद को ख़तरा है, जामा मस्जिद को लेके उसको इर्द गिर्द करते हुए लोगों की सब भावनाओं के साथ खेला, उनको बाकायदा अपने बहकावे में लाया और इस बहकावे में आने के बाद भीड़ वहाँ पर पहुँची। जब सर्वे का काम चल
रहा था, उस दरमियान यहाँ पे भीड़ पहुंची और भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया। उस दरमियान गोली भी चलाई गई और तमाम सारी दिक्कतें आई, जिसकी वजह से तीन लोगों के मौत की बात कल रात तक ही पुष्ट हो गई थी। कुछ 2 और मौतों की बात कही जा रही, हालांकि उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इतना बड़ा बवाल हुआ। पुलिस के लगभग 20 से ज़्यादा जवान और प्रशासन को मिला लिया जाए तो 25 के आसपास पुलिस और प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। एक एसडीएम को गोली भी लगी है। और इस तरीके की घटना अगर होती है, सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर आरोप लगना चाहिए और उन्हें उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जी जी, अखंड आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये मामला ऐसा था जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे थे और साथ ही साथ ये समझना भी बेहद मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये प्लान था तो इस प्लान को पकड़ा क्यों नहीं जा सका। ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो कई सारे ऐसे राज से पर्दा उठा। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसपी साहब बता रहे हैं, सुनिए। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे पीआरओ जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पाँव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं, वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंदी है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। तो एक बार फिर से रुक करते हैं। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अखंड, हमने पीसी के माध्यम से भी सुना कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है और इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे। देखिए, जो भी ये उत्पात मचा रहे थे लोग, चाहे वो विशेष समुदाय के थे या फिर कुछ अराजक तत्व थे, अगर किसी को कोई गुरेज है मस्जिद के सर्वे से, मंदिर को लेकर, तो इनके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप ऊपरी अदालत में जाएं और वहां पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। एक बड़ा ही साधारण सा ये प्रक्रिया है, तो ऐसा करने की क्यों नहीं सोची? क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं सामने? दरअसल इस बार जो समझ में आ रहा था कि इसमें एक साजिश थी, वो साजिश अब पुलिस भी उसको पुख्ता तौर पे कह रही है। और ये बिना साजिश के इतने बड़े तादाद पे, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जुटना, इतने बड़े पैमाने पे पत्थरबाजी होना, गोलियां चलाना, बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से एक रणनीति बना के पुलिस के ऊपर पथराव करना, टीम के ऊपर पथराव करना, टीम को टारगेट करना जो सर्वे टीम पहुंची हुई थी, और पूरी संभल को एक तरीके से युद्ध क्षेत्र बना देना। तो ये एक रणनीति ही थी। बिना रणनीति के इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। और इसके लिए उकसावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो जो उकसावे में लाने वाले लोग थे, उन 2 लोगों के, चूंकि नामचीन लोग हैं, एक सांसद है, एक विधायक का बेटा है, तो ऐसे में और वो आने वाले समय में वो भी राजनीतिक परिदृश्य में बड़ी तेजी से उभर रहा। तो ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं, उन लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर मिलता है, उसके वीडियो फुटेज आपके पास हैं,
वीडियो साक्ष्य आपके पास हैं, लोगों आपने पहले उसको नोटिस दिया है, बावजूद उसके नोटिस मिलने के बावजूद उनके हरकत में सुधार नहीं आता है, उनकी आदतों में बदलाव नहीं आता, बल्कि वो और ज़्यादा उकसाने में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थितियां अगर होती हैं, कानून का निर्देश है, कोर्ट का निर्देश है, कोर्ट के निर्देश पे टीम पहुंच रही है, कोर्ट के निर्देश पे कमिश्नर पहुंच रहा है, कोर्ट कमिश्नर पहुंच रहा है, बावजूद इसके आप एक माहौल बनाते हैं, और माहौल ये बनाते हैं कि वो इस्लाम खतरे में है, या यूं कहा जाए कि वहां पे मस्जिद खतरे में है, जामा मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए सारा साजिश की जा रही है। जबकि एक साधारण प्रक्रिया थी, ये सर्वे होना था, सर्वे होने के बाद चली जाती थी। ये मामले, ये लड़ाई आपको कोर्ट में लड़नी थी, लेकिन आपने मैदान, वो संभल को युद्ध क्षेत्र बना दिया। वो संभल में ही आपने मैदान में उतर के लोगों से सीधे दो हाथ करने की सोची, उनको नुकसान पहुंचा के एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये तो बिल्कुल कानून के परे है, ऐसा नहीं हो सकता, और आपको इस पे बख्श दिया जाए, आपको छूट दे दी जाए, आपको हिंसा करने की इजाजत मिल जाए, ऐसा तो किसी भी समाज के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरीके से ये, जहाँ पे कानून का राज चलता हो, जहाँ पे कानून की दलील दी जाती हो, जहाँ कानून सर्वोपरि हो, वहाँ पे इस तरीके की हरकतें अगर हो रही हैं तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से कानून के इकबाल पे सवाल खड़ा होता है। और ऐसे में अगर पुलिस आपको नामजद करती है, आपके उन लोगों के जो बलवाई हैं, उन बलवाइयों को अगर टारगेट किया जाता है, उन्हें बंद किया जाता है, 25 लोग हालांकि गिरफ्तार हो चुके हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी होती है, तो ये सारी प्रक्रिया तो निश्चित तौर पर उसका ये होना ही होना था, इसको इसका पालन करना जरूरी था। वरना ये जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बनी हुई है वो इतनी बेहतर नहीं हो पाती, अभी कंट्रोल में नहीं आती। सिचुएशन भले ही कंट्रोल में हो, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जी अखंड, मेरे दो सवाल हैं, इनका जवाब आप दीजिएगा। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से देखिए दो ही ऑप्शन बचते हैं अगर सर्वे करना है तो, और वहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले मंदिर था, तो दो ऑप्शन है, या तो आप कानून का सहारा ले लीजिए, या फिर आपसी सहमति में दोनों समुदाय के लोग मिले और आपसी सहमति के साथ जो आपको निर्णय लेना है वो ले लीजिए। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम सब जानते हैं कि विदेशी जो जिन्होंने कई सारे मंदिर तोड़े थे, जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, ऐसे कई आक्रमणकारी आए थे, आखिरकार ये सिलसिला कब थमेगा? कब तक हर एक मस्जिद में जा जाकर मंदिर के अवशेष ढूंढे जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेके ये आपसी मतभेद को एक निश्चित लेवल तक ले जाके, एक निश्चित जो बड़े धर्मगुरु हैं, चाहे वो दोनों ही पक्षों की बात कर लीजिए, उनको एक साथ बैठना होगा, इस पर सहमति बनानी होगी। इसमें राजनीति में भी वो सुलझे हुए लोग आए जो इसकी अगुवाई कर सकें, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में इसका कोई रास्ता निकाला जा सके तो वो निकाला जाना चाहिए। कुछ समय निर्धारित होना चाहिए जिसमें आप, ये बिल्कुल ठीक है कि भावनाएं उग्र होती हैं तो एक तरफ से नहीं होती हैं, अगर कहीं ना कहीं छेड़ा गया है तो दूसरी तरफ से उसका प्रत्युत्तर भी मिलेगा, और ये लगातार चल रहा है। दोनों ही पक्षों से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं जिसमें इस तरीके की मुश्किलें आती हैं। अब चूंकि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और जो कृष्ण जन्मभूमि है, ये मसला चल रहा है, अदालत में बिल्कुल ये मसला चल रहा है, और आगे आगे ऐसे उदाहरण जो है इन मसलों के जरिए पेश भी हो रहे हैं।